हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना बैच के एक और नई क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के वायरल प्रश्नों को देखेंगे। वायरल प्रश्न कहने का मतलब जो मैं यहां पर आपको प्रश्न कराने वाला हूं, देख लेना पेपर में कि हूबहू वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं। 100% की गारंटी देता हूं कि शिद्दत से पूरी क्लास को कर लो। मैं जो कंसेप्ट क्लियर करके यहां पर बताने वाला हूं, हर प्रश्नों का आपने अगर कवर कर लिया तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और एक प्यारा सा सपोर्ट दीजिए। आपके लिए क्रांति लेकर आएंगे और आपके खोपड़ी में हर एक प्रश्नों को छाप कर रख देंगे। तो चलिए भाई साहब शुरुआत करते हैं क्लास को और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आज की जो क्लास है यह आपका फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स देखिए जहां पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, पहले उसको देखेंगे। फिर भाई साहब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना। हर प्रश्न जहां पर कई सारे प्रश्न मैं आपको लिखाने वाला हूं, जहां से पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि निम्न में से कौन अदीप्त वस्तुएं हैं। अब बारी है किसकी, देखिए यहां पर हर एक चीजों को समझने की। देखिए क्वेश्चंस तो हमें कह दिया कि अदीप्त वस्तु खोजिए। अदीप्त वस्तु क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो अदीप्त, अदीप्त का क्या मतलब होता है, जरा इसको समझना। अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और दीप्त मतलब जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। दीप्त मतलब क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन करना, ठीक है। तो यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो क्या सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, करता है, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा। जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश आती है, यह भी ऑप्शन आपका गलत होगा। लकड़ी, देखिए यहां पर लकड़ी से क्या आपने देखा है कभी प्रकाश निकलते हुए, नहीं देखा होगा। यानी कि आपका यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको यदि आंसर पता है तो आप कमेंट में छापते जाइए, ठीक है। जिस प्रश्न का आंसर पता है आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखने से आपको क्या होती है, तो प्रश्न ज्यादातर याद रहता है। तो सबसे पहली बात आपको यह समझ में आ गया कि अदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। अब पेपर में यहां से पूछा जा सकता है क्या, तो पेपर में पूछा जा सकता है प्रदीप्त वस्तुएं या फिर पूछा जा सकता है दीप्त वस्तुएं। तो आप क्या कहोगे, तो दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु की बात करें भाई साहब, तो वैसा वस्तु होता है या जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके बाद जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश आता है, आता है कि नहीं आता। टॉर्च क्या होता है भाई साहब, यहां से प्रकाश आता है। तो इन सभी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु या फिर कहे तो अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर आपको क्लियर हो गई है कंसेप्ट तो कमेंट में छाप दीजिए फटाफट से, और सेशन अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पारभासी वस्तु नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं पारभासी वस्तु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पारभासी वस्तु किसको कहते हैं, तो पारभासी को हम लोग भाई साहब, पारभासी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग अर्धपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शी। अब यहां पर अर्धपारदर्शी क्या होता है इसे समझिएगा। अर्धपारदर्शी की बात करें तो वैसी वस्तुएं जिसके अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। पार मतलब पार जाना और दर्शी मतलब देखा जाना, ठीक है। दर्शी मतलब क्या होता है, देखा जाना। यानी कि वैसी वस्तुएं जिसके पार यानी कि जिसके आर पार जो है थोड़ा थोड़ा, यानी कि ज्यादातर नहीं, पूरी पूरी नहीं, आधा आधा क्या हो सकता है, देखा जा सकता है, आधा अधूरा देखा जा सकता है, उसी को हम लोग अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की जो किरण है वह क्या होती है, पूरा पूरा पार नहीं कर पाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं या फिर पारभासी वस्तु कहते हैं। इसके बाद देखिए यहां से आपसे पूछा जा सकता है क्या, पारदर्शी वस्तु। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, पारदर्शी कहिए तो पार, पार और दर्शी मतलब क्या होता है, देखा जाना। यानी कि कहने का मतलब जिसके आर पार जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक होता है आपका अपारदर्शी वस्तु। क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। पारदर्शी मतलब
पार देखा जाना, तो जिसके पार नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। वैसे कहे तो आप प्रकाश से रिलेट करके इसे आप याद रख सकते हो कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे मेरे भाई पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि पारभासी वस्तु या फिर कहा जाए तो अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या है। कांच की बात करते हैं तो देखिए, कांच से प्रकाश क्या होता है, शीशा तो आप सभी जानते होंगे, शीशा से क्या होता है, प्रकाश आर पार कर जाता है। खून की बात करते हैं तो देखिए, खून एक क्या है, तो पारभासी वस्तु है, क्योंकि जब भी आप अपने हैंड पर क्या करोगे, अपने हाथ पर टॉर्च बार कर देखना, पूरा प्रकाश जो है उस पार नहीं कर पाएगा। तेल लगा हुआ कागज यानी कि किसी कागज को आप तेल में भिगो लेना और उस पे टॉर्च जलाकर देखना, प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे क्या है, तो भाई साहब आपके अर्ध पारदर्शी है, थोड़ा प्रकाश पार कर पाता है, इससे होकर थोड़ा प्रकाश इससे भी होकर पार कर पाता है। घिसा हुआ कांच जहां से क्या होता है, तो घिसा हुआ कांच से भी थोड़ा प्रकाश पार कर पाता है, पूरा पार नहीं कर पाता है। इसीलिए ये सभी के सभी क्या है, अर्ध पारदर्शी है, और एक कांच जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा कि कांच एक क्या है, तो पारदर्शी वस्तु है या पारभासी वस्तु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो कि देखिए इंपॉर्टेंट है, 2017 और 2020 में पूछा गया है। अब यहां पर देखिए मैं आपको कितने सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं, और हर प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है प्रकाश किरण गमन करता है। सबसे पहले तो इसे जान लीजिए कि अगर कोई भी प्रकाश है, जैसे मान लीजिए मैं यहां से टॉर्च जलाता हूं, तो यह प्रकाश जो निकलती है कैसे जाती है भाई साहब, सीधी रेखा में जाती है। क्या होती है भाई साहब, प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। आप क्या कहोगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आइए अब यहां पर हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आप एक चार्ट बनाकर लिख लो प्रकाश के बारे में। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश जो है यह किस प्रकार का तरंग है, तो याद रखिएगा प्रकाश जो है भाई साहब यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग ना दे तो याद रखिएगा प्रकाश जो है भाई साहब यह आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, आप कहोगे सर सूर्य प्रकाश जो है इसको पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आप कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि सूर्य प्रकाश तो आपने जान लिया, चंद्रमा के प्रकाश को कमेंट में छाप दीजिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। वैसे चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन फिर भी जब रात्रि के समय चंद्रमा से प्रकाश निकलती है, चाहे वो किसी के माध्यम से हो, तो यह प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, आप ये फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। आप कहोगे सर प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य जो होता है यह कितना होता है, तो 39 दुना कितना होता है, 78 होता है, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब यहां से पूछा जा सकता है आपसे, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। आप कहोगे सर एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का जो कण है, ठीक है, प्रकाश का जो कण है उस प्रकाश के कण के गमन पथ को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर प्रकाश कण के, ठीक है, या प्रकाश ऊर्जा के गमन पथ को हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लो अच्छे से, और सभी फैक्ट्स को याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसके बाहर प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश के वेग, देखिए प्रकाश के वेग के बारे में हम बात करें तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, यह क्या होता है, तो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कांच में, तो कांच में प्रकाश का चाल कैसे याद रख सकते हैं। देखो कांच में आपके जो है यहां पर कितने शब्द हैं, कहोगे सर कांच में 2 शब्द हैं, यानी कि 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना भी आसान है। इसके बाद देखिए जल में पूछा जाए
तो देखो, जल को हम एक और नाम से जानते हैं, पानी के नाम से जानते हैं, और इसमें भी दो शब्द, इसमें भी दो शब्द, यानी कि 2.2 आप पानी कहते हैं तब प से पानी, प से 5, यानी कि 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना आसान है कि नहीं। हवा, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या होता है, तो यदि आपसे हवा में पूछा जाए, आपसे वायु में पूछा जाए, आपसे निर्वात में पूछा जाए, या फिर आपसे शून्य में पूछा जाए, ये सभी के सभी जो है एक ही माध्यम है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपने निर्वात तो पढ़ा होगा, निर्वात में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, यानी कि सीधा सीधा याद रखोगे 3 वर्णों से मिलकर आपके निर्वात बने हुए हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब बताइए क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है यह सबसे अधिक है। तो यहां पर देखो सब में 10 के पावर 8 तो कॉमन है, और यहां पर देखिए इसमें 2 है, इसमें 2.25 है, इसमें 3 है, तो सर्वाधिक आपका किसमें हो गया, हवा में हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें, देखिए यहां पर तो आपसे पूछा जा सकता है तारपीन का तेल, क्या पूछा जा सकता है, तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए तेल में कितना शब्द, तो तेल में भाई साहब आपके 2 वर्ण है, ठीक है। इसके बाद दशमलव, का से संबंध जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ने का मतलब कोई भी रिश्ता 0 से शुरू होती है। तारपीन में 4, तो भाई साहब 4, 2.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रख सकते हैं, कितना आसान है याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हो भाई साहब शिद्दत से कर लो क्लास को, आपको कोई भी चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। चलिए इसके अतिरिक्त भी हम नोट करते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए नाइलॉन में, क्या पूछा जाए, नाइलॉन में पूछा जाए, तो फटाफट कहोगे सर नाइलॉन कहते हैं तो नाई कहलाता। देखिए नाई यानी कि 1.96 गुने 10 के पावर 8। और याद रखिएगा एक चीजें यहां पर याद रख सकते हैं, रॉक साल्ट की बात करें, किसकी बात करें हम, रॉक साल्ट की बात करें, तो जितना आपका नाइलॉन में होता है उतना ही आपका रॉक साल्ट में होता है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन आप कमेंट में छाप दीजिए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। हीरे में प्रकाश का चाल कितना होता है, हीरे में प्रकाश का चाल कितना होता है, छाप दो आप सभी कमेंट्स में, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसका सही आंसर करते हैं। आइए हम बात करते हैं अगला प्रश्न, स्टार लगाना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे भाई साहब क्वेश्चन क्या कहता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश किरण का अपारदर्शी वस्तु से टकराकर दिशा परिवर्तन करने की घटना क्या कहलाती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आंसर कमेंट्स करो, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट्स करके बताते हैं इसका आंसर। फिलहाल हम इससे रिलेटेड बातों को जान लेते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, यहां पर माध्यम, ठीक है याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन जो है भाई साहब देखिए यहां पर क्या होता है, जब कोई भी वस्तु किसी सतह से टकराती है या किसी समतल सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद जितना कोण बनाकर ये क्या करती है, इस वस्तु पर टकराती है, उतना ही कोण बनाकर पुनः उसी दिशा में क्या होती है भाई साहब, ये लौट जाती है। यह घटना आपका प्रकाश का परावर्तन है। अब यहां पर बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है किसी वस्तु पर पड़ता है, कहां पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, तो यह जो वस्तु है इस प्रकाश के उष्मा को अवशोषित कर लेता है और किरण को क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है फैला देता है। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब आपका एक बच जाता है प्रकाश का विवर्तन, यानी कि देखिए जब प्रकाश की किरण, जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, अब यहां से प्रकाश निकल रहा है, तो जब यह प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि यह प्रकाश ऐसा लगता रहता है कि यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। तो यह जो दिशा परिवर्तन कर लिया अपना, यह अपना रास्ता मोड़ लिया किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं सारे कंसेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टार लगाना, यह भी बार बार पूछा जाता है पेपर में, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताइए। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए यह जो क्वेश्चन है 2015 में 20 में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन की बात करें
तो यहां पर देखिए प्रकाश की परावर्तन जब किसी समतल सतह से क्या होती है, प्रकाश की किरणें टकराती है, तो यह क्या होता है भाई साहब, तो यह जितना एंगल बनाकर आता है उतना ही एंगल बनाकर जो है यह लौट जाता है। अब यहीं से आपके प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम बन जाते हैं। क्या बनते हैं, देखिए सबसे पहला नियम आपका बन जाता है कि प्रकाश, जो भी प्रकाश की किरण है, उस प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यहां पर ये जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, ये वाला देखिए यहां पर ये वाला जो अभिलंब डाला गया है, इस अभिलंब और ये तीनों जो है भाई साहब क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है यह तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम का क्या बनेगा यहां से, तो दूसरा नियम बन जाता है देखिए आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए तो आपका जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो भाई साहब आपका जो है यहां पर एक बन जाता है क्या, दूसरा नियम, भाई साहब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो यहां पर आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो नियम आपके जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो कि 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर कमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है अंतिम चरण में अब आ चुके हैं और पूरी तैयारी आप लोगों की जो है हो गई होगी, इसलिए जरूर आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है बीसमांगी माध्यम है। समझिए दो माध्यम होते हैं प्रकाश के, दो माध्यम क्या क्या होते हैं, एक तो होता है आपका समांगी माध्यम, क्या होता है, एक समांगी माध्यम और दूसरा होता है बीसमांगी माध्यम। अब यहां पर ध्यान से समझना, समांगी माध्यम क्या होता है, बीसमांगी माध्यम क्या होता है। तो वैसा माध्यम है समांगी माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का जो गुण होता है या फिर प्रत्येक भाग की जो बनावट होती है ये क्या होती है, समान होती है। जैसे आपने क्लास 9th में समांगी मिश्रण पढ़ा होगा, बीसमांगी मिश्रण पढ़ा होगा। क्या है देखिए यहां पर एक ग्लास लेता हूं मैं और इसमें जल भर देता हूं, क्या भर देता हूं, जल, केवल और केवल जल भर देता हूं और इसमें मैं चीनी मिला देता हूं, तो चीनी क्या होगा, चीनी के कण जो है ये पूर्णतः यहां पर घुल जाता है इसमें। और बताइए जब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको यहां से क्या करूंगा, छेद कर दूंगा यहां पे, और अब जो यहां पर ये बाहर निकलना, क्योंकि छेद करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलेगा यहां से तो क्या होगा, यहां पर चीनी और पानी इस दोनों की मात्रा समान रूप से निकलेगी, इसीलिए इस माध्यम को इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और एक होता है बीसमांगी मिश्रण, जैसे मान लीजिए एक गिलास मैंने पानी लिया, ठीक है, इस पानी में मैंने कुछ बालू को मिला दिया, बालू जानते हो, मिट्टी, इसको मिला दिया। अब देखिए यहां पर इसकी जगह हम आप यहां पर तेल भी मिला सकते हैं, मान लीजिए इसको मिला दिए। अब देखो यहां पर हम इसके नीचे से यहां पर छेद कर देते हैं, तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी ये पूर्णता नहीं घुलता है, तेल जो है ये पूर्णता नहीं घुलता है, मिट्टी इसके तली में आकर बैठ जाएगा। जब इसके नीचे छेद करेंगे तो पहले मिट्टी गिरेगी फिर पानी गिरेगा, है कि नहीं, मिट्टी की मात्रा यहां ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगा। यहां पर अगर हम छेद कर देते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा आएगी, मिट्टी की मात्रा कम आएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इसके जो है प्रत्येक भाग का गुण समान नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहां पर समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम की बात हो रही है, तो समांगी माध्यम जो कि क्या होता है, इसके प्रत्येक भागों का गुण समान होता है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भागों की बनावट भी समान होती है, जैसे कि आपका जल हो जाता है, जैसे कि आपका कांच हो जाता है, इसके प्रत्येक भाग का बनावट क्या होता है, समान होता है, प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है, समान होता है। जैसे कि कांच है, ये कोई कांच है, ठीक है, अगर मैंने यहां पर कोई प्रकाश जलाया तो यह प्रकाश जितना जहां से क्या कहते हैं यहां से आर पार हो पाएगा, उतना ही अगर यहां भी जलाएंगे तो उतना ही यहां से भी आर पार हो पाएगा। अर्थात कहने का मतलब समझ गए होंगे कि इसकी बनावट क्या होती है और इसके गुण क्या होते हैं, प्रत्येक भाग का समान होता है। बीसमांगी माध्यम कौन सा है, तो आपका कैल्साइट है, कैल्साइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है, समझिएगा ध्यान से, देखो कोई एक समतल सतह है, अब यहां पर कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री का कोण बनाकर, कितने डिग्री का कोण बनाकर, 30 डिग्री का कोण बनाकर यहां पर टकराता है, ठीक है, तो कहता है इसके परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अभी आपने पढ़ा है कि किसी प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है।
यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो बताइए एंगल आई का मान 30 दिया हुआ है, तो भाई साहब एंगल आर भी तो इसके बराबर होगा, यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? आप कहोगे सर 30 डिग्री हो जाएगा। और देखिए जब भी क्वेश्चंस को टफ करने का प्रयास करें, इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको रूल्स याद रखने हैं। और रूल्स मैंने अभी आपको बताया है और आपने पढ़ा भी होगा। चलिए सेशन आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक ही क्लास में मैं आपको पूरे चैप्टर्स का भंडारा करने वाला हूं, बस तुम शिद्दत से पढ़ लो क्लास को, ठीक है। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब इस प्रश्न में स्टूडेंट्स को कैसे कैसे कंफ्यूजन होते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। पहला तो यहां पर हमने कहा दर्पण, क्या कहा? दर्पण। अब क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ देता रहता है गोलीय दर्पण। क्या पूछ देता है? गोलीय दर्पण। स्टूडेंट्स पड़ जाते हैं कंफ्यूजन में, तो मैं यहां पर दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। बात करी जाए जब दर्पण की, किसकी बात करी जाए, तो दर्पण जो है भाई साहब आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला याद रखिएगा आपका समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। दूसरा बात करें तो गोलीय दर्पण, ठीक है। और इसके बाद देखिए तीसरा जो होता है वह होता है परवलयिक दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? परवलयिक दर्पण। इसके बाद देखिए गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं, तो आपका याद रखना है, देखिए समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण निपुत्तर, गोलीय दर्पण के 2 पुत्र। गोलीय दर्पण के कितने पुत्र भाई? 2 पुत्र। कौन कौन से पुत्र? एक तो आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो क्या याद रखेंगे? समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण निपुत्तर, गोलीय दर्पण के 2 पुत्र, यानी कि इस दोनों के कोई भी बेटे नहीं है। इसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दर्पण और गोलीय दर्पण का, ठीक है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला नंबर जो कि 10वां क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो बड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। 2021 में पूछा गया था, हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए। समतल दर्पण की हम बात करते हैं, वैसा दर्पण जिसको हम लोग चेहरा देखने के आईने के रूप में प्रयोग करते हैं सभी लोग। अरे बार बार चेहरा देखना तो आजकल के लोगों का फैशन है, आजकल के लड़का लड़की का तो खास तौर पे जो है ये फैशन बन गया। घर से बाहर जाए फिर भी चेहरा देखेगा, घर से अंदर, बाहर से अंदर आए फिर भी जितनी बार बाहर जाएगा उतनी बार चेहरा तो देखेगा ही, लेकिन कभी उसे पता नहीं होता है कि हम किस दर्पण का यहां पर यूज कर रहे हैं। भाई साहब आप चेहरा देखने के रूप में, चेहरा देखने वाले आईने के रूप में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। अब समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस ने कहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है या फिर शून्य होती है या फिर 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर होती है। तो जब भी समतल दर्पण हो, मैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? तो बात कर रहा हूं समतल दर्पण की। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में जो है भाई साहब, अगर मान लीजिए मैं यहां पर वस्तु को रखता हूं तो इसकी फोकस दूरी कुछ और होगी, यहां पर रखता हूं इसकी फोकस दूरी कुछ और होगी। वस्तु यहां पर है यानी कि इसके फोकस दूरी का जो है निर्धारण नहीं होता है, अर्थात कहे तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे फोकस दूरी के बारे में कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए। लल्लन टॉप क्वेश्चन है और यहां पर कॉपी पेन से नोट करते जाइएगा, जो मैं आपको लिखाऊंगा सभी को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहां रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। चलिए आप नोट करते जाइए। सबसे पहला कंसेप्ट नोट करिएगा। जब भी जैसे कि ये आपका क्या है भाई साहब, ये मान लीजिए आपका जो है आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। फिगर को ध्यान से देखिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर ये आपका क्या हो जाता है, तो इस दर्पण का प्रधान अक्ष हो जाता है, ये इसकी फोकस दूरी हो जाती है और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाता है, ये इसका पोल हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। जब हम बात करते हैं यहां पर देखिए, तो वस्तु को जितना हम क्या करेंगे, तो वस्तु को जितना इधर ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब जो है इतना इधर बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए जैसे कि हम पहला कंडीशन याद रखेंगे कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में कहां रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, तो जब भी अनंत पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। याद रखेंगे, अनंत पर तो फोकस पर, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर वस्तु को हम इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो यह इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहोगे सर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
चलिए, इसके बाद तीसरा कंडीशन याद रखिएगा, जब वस्तु को कहां पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद तो वक्रता केंद्र का ही नंबर ना आता है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके बाद चलिए हम इधर जाते हैं, इस दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए, इसके बाद देखिएगा यहां पर अगर वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस पर, कहां पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां, अब यहां पर देखिए तो इसके बाद आपका अनंत क्षेत्र आ जाता है, तो यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एक कंडीशन याद रखिएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो इधर तो अब कोई भाग बच ही नहीं जाता है, तो मतलब दर्पण पार कर जाएगा, यानी कि याद रखिएगा, जब भी फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब ये सारे कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए, लेकिन यहां पर प्रश्न कुछ और ही कह रहा था। प्रश्न कह रहा था कि ऐसा कौन सा स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। तो यहां पर आप ढूंढ सकते हो कि समान स्थिति कहां पैदा हो रही है। देखिए, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे थे तो वक्रता केंद्र पर ही यहां पर प्रतिबिंब बना है कि नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जब कभी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है आप सभी को कंसेप्ट। अब यहां पर देखिए, कुछ कंडीशंस आपको याद रखने हैं, या जैसे कि हम बात करते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा दर्पण है, जो कि 2015 में क्वेश्चंस पूछा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण बनाता है, जैसे कि देखिए यहां पर जितने भी वस्तु ऊपर रखे गए हैं उन सभी वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बना है। लेकिन एक कंडीशन आप यहां पर देख रहे हो कि वस्तु ऊपर में रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे कंसेप्ट आपको अवतल दर्पण से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। यहां पर देखिए, उत्तल दर्पण की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में आपको दो कंडीशन याद रखना है। आपका उत्तल दर्पण ऐसा होता है, आप सभी को पता होगा, उत्तल दर्पण बनाने तो आता ही होगा। अब यहां पर देखिए, इसका ये क्या है, तो प्रधान अक्ष है। अब यहां पर देखिए, इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या याद रखेंगे, तो वस्तु को जितना हम इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब इसका उतना ही इधर आएगा। कहोगे सर कैसे, तो एक क्षेत्र अनंत ले लेते हैं, यहां पर अनंत, ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच में हम वस्तु को, अनंत पर रख देते हैं पहले वस्तु को। यदि हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आप कहोगे सर फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, यानी कि पहला कंडीशन आपका ए यहां पर है तो प्रतिबिंब भी आपका ए यहां पर है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, अनंत और ध्रुव के बीच में दूसरा कंडीशन, तो अनंत और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो मैंने क्या कहा, जितना वस्तु इधर जाएगा प्रतिबिंब उतना इधर आएगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में अब अगला जो कंडीशन है ये आ जाएगा। तो दो बातें क्लियर हो गई। जब उत्तल दर्पण के सामने में वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। और जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। और यह एक ऐसा दर्पण है जहां हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। याद रखिएगा, हमेशा, कभी भी जो है वास्तविक का कोई चर्चा नहीं है। और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वह हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा, याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा उलझन मैं आपको आगे डालूंगा। वो उलझन क्या डालूंगा, तो समतल दर्पण पर जहां हम चर्चा करेंगे वहां पर आपको उलझन डालेंगे, और कुछ टीचर्स ने आपको ये चीजें पढ़ाया होगा, मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर ये चीजें तो समझ गए कि काल्पनिक और सीधा। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण जो है भाई साहब, यह हमेशा के लिए जो है वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। जैसे कि अवतल दर्पण वस्तु का छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण जो है केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं पेपर में प्रश्न यहीं से बनेंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। लीजिए भाई साहब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे सर प्रतिबिंब तो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है, तो एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं।
अब आइए यहां पर बात करते हैं हम लोग कि ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है, वह वास्तविक प्रतिबिंब है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब है, जिसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। किस पर उतार सकते हैं? पर्दे पर उतारा जा सकता है जिसे। तो याद रखिएगा, वह वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, तो यह उल्टा होता है। लेकिन भाई साहब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा सीधा होता है। अब देखो, इसका याद रखने का एक शानदार सा ट्रिक बताता हूं आपको, वाउ आसी। क्या बताता हूं? ट्रिक याद रखिएगा, वाउ आसी। कैसे याद रखेंगे? जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा। वाउ आसी से याद रख सकते हैं। चलिए हम यहां पर बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो आप कहोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा और हमेशा जो है यह दर्पण के सामने बनता है। किसके सामने? वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। लेकिन आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह क्या होता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यह बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा दोनों आकार का बन सकता है। लेकिन आपका जो है ये यहां पर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा क्या होता है, तो छोटा बनता है। ये सारी बातें नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह भाई साहब आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक जो है यह दोनों हो सकता है। लेकिन आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा क्या होता है, तो यह हमेशा धनात्मक होता है। इतने सारे फैक्ट्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। दो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब से रिलेटेड। यहां पर देखो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो भी बता सकते हो। और ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही आप बना लोगे। अब ये इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न, लो भाई, समतल दर्पण से रिलेटेड आ गया। समतल दर्पण की हम अगर बात करें तो समतल दर्पण में पूछा जा रहा है कि आवर्धन का मान कितना होता है। तो आइए हम समतल दर्पण के आवर्धन के बारे में समझते हैं। तो समतल दर्पण में जो होता है मेरे भाई, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के होता है, तो आप क्या कहोगे? बराबर होता है। तो यानी कि कहने का मतलब, जब भी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है तो यहां पर आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। यानी कि भाई साहब क्या हो जाएगा, तो v बट्टा यू, भी की जगह हम u लिख सकते हैं, तो u बट्टा यू यानी कि कट जाएगा। आवर्धन का मान समतल दर्पण में कितना होगा? आप कहोगे सर आवर्धन का मान जो है समतल दर्पण में यह m बराबर +1 होगा। समतल दर्पण +1 क्या दर्शाता है? तो +1 जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसलिए याद रखिएगा, आपसे यहां पर 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। आप कहोगे सर समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो है या वस्तु दूरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। इसीलिए जो है इसका आवर्धन का मान 1 होगा और धनात्मक चिन्ह बताता है कि यह जो प्रतिबिंब है, यह जो दर्पण है, यह क्या करता है, तो हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह बातें समझ में आ गया होगा। अब ये तो समतल दर्पण का आवर्धन था। चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अवतल और उत्तल दर्पण के आवर्धन की। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अवतल और उत्तल दर्पण के आवर्धन की। तो याद रखिएगा यहां पर देखिए, अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वह हमेशा क्या होगा, तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन का मान होगा वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन आपका जो उत्तल दर्पण है इसका आवर्धन जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये 3 बातें यहां पर समझ गए होंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, और इसके बाद देखिए तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो है यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन आपका जो है उत्तल दर्पण का क्या होता है, हमेशा आवर्धन धनात्मक होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। अब आइए दर्पण की बात करते हैं। यहां पर कौन कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर पूछ रहा है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जहां पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है। तो देखिए अवतल दर्पण हम जब भी बनाते हैं तो यह ऐसे बनता है। क्या होता है? ऐसे बनता है। और उत्तल दर्पण आप जब भी बनाते हो तो यह ऐसे बनता है।
ठीक है। और देखिए इसमें प्रकाश की किरण इधर से आती है, इसमें प्रकाश की किरण इधर से आती है, तो प्रकाश की किरण जहां टकराती है उसका धंसा हुआ भाग खोजना है हमें। तो देखिए धंसा हुआ भाग तो ये है, ये तो उभरा हुआ भाग है। तो आप क्या कहोगे सर, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर यहां पर उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के बारे में पूछे, क्या कहोगे सर, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उभरा होता है। क्या होता है, उभरा होता है। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर अवतल दर्पण से रिलेटेड। तो अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का दो तरह का प्रतिबिंब बनाता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और क्या कर सकता है, यह आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। यह भाई साहब धनात्मक प्रतिबिंब भी बनाता है, यह ऋणात्मक प्रतिबिंब भी बनाता है, यह बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है और छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी कि ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखना है, अवतल दर्पण के बारे में। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो यह केवल और केवल क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या केवल और केवल धनात्मक प्रतिबिंब बनाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखना क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। हजामती दर्पण आपसे पूछे या फिर पूछा जा सकता है क्या, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है। आप कहोगे सर देखिए, चलिए दर्पण यहां पर हम सभी दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई नोट करना उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण के अगर उपयोग की हम बात करते हैं तो सबसे पहला याद रखना, गाड़ी आप सभी चलाते हो, गाड़ी में पीछे देखने वाले आईने जो है, गाड़ी में पीछे देखने वाले आईने जिसे हम लोग पार्श्व या फिर कहे तो पश्च दर्पण कहते हैं, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहोगे सर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा नंबर पॉइंट, अगर पूछा जाए कि गली या फिर स्ट्रीट, ठीक है, गली या फिर स्ट्रीट लाइट में जो है किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, आप कहोगे सर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं किसकी, तो आगे बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि अभी आपने देखा हजामती दर्पण में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा डॉक्टरी दर्पण में, ठीक है, या चिकित्सकीय दर्पण में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इसके बाद देखिए यहां पर सोलर कुकर में, कहां पर, सोलर कुकर में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो वाहनों के हेडलाइट में, किसमें प्रयोग करते हैं, तो वाहनों के हेडलाइट में। इन सभी चीजों में जो है भाई साहब, अगर आगे बात करें तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, किसमें, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, परावर्तक सतह में, इन सभी में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कहोगे सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए आगे बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है, यहां पर देखिए, अब यहां पर समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी समतल दर्पण के उपयोग के बारे में कहे तो सबसे पहले आप कहोगे सर किसके रूप में, तो चेहरा देखने वाले आईने के रूप में करते हैं, और इसका उपयोग परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, परावर्तक सतह के रूप में। नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स को, समतल दर्पण इसके दो उपयोग, चेहरा देखने वाले आईने के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में। उत्तल दर्पण इसके दो उपयोग, गाड़ी के पक्षदर्शी दर्पण के रूप में, गली या स्ट्रीट लाइट में। इसके बाद अवतल दर्पण हजामती दर्पण के रूप में, डॉक्टरी दर्पण के रूप में या चिकित्सकीय दर्पण के रूप में। इसके बाद सोलर कुकर में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, लैंप में, ठीक है, लैंप जो होता है लैंप के परावर्तक सतह में। इसके बाद टॉर्च के परावर्तक सतह में। कुछ भी पूछे जाए आपके अवतल दर्पण हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या का होता है। इंपोर्टेंट है, देखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब इस दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, तो सर कहोगे एफ बराबर 2r होता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर r/2। यानी कि फोकस दूरी जो होता है किसी गोलीय दर्पण का, वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस को घुमाया जाए, अगर पूछा जाए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह उसके फोकस दूरी का होता है, तो r बराबर होता है 2f। यानी कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है यह फोकस दूरी का दुगुना होता है। क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये सारी बातें याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चंस मैं पूछ दूं आपसे कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर है,
किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर है। आप आराम से निकाल सकते हो r का मान, निकाल सकते हो कि नहीं सर? r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर क्या होता है? 2f होता है, यानी कि 2 गुने 20, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आपका 70 नंबर क्वेश्चंस कहता है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस जो है भाई साहब 2019 में संभवतः पूछा गया था, लेकिन इसके पूछने का तरीका अलग था। पूछने का क्या तरीका था उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा था कि गोलीय दर्पण का जो है, कोई भी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला जो भाग है, ये इसी को तो हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ का जो है, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? अब इसी को मैंने लिखा है कि इस दर्पण की चौड़ाई, इस दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? आप कहोगे क्या कहते हैं? तो सर दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? चलिए कमेंट में छापिए कि किसी गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है। इसके बाद मुख्य फोकस की हम बात करते हैं, तो प्रकाश किरण दर्पण के सतह से टकराकर जिस बिंदु से होकर क्या होती है? तो परावर्तित होती है, लौटती है, मुख्य फोकस वही होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र भाई साहब आपके किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी का क्या होता है? तो फोकस दूरी का दुगुना होता है, वह आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चंस, यहां मैं एक स्लाइड बना रहा हूं, स्लाइड नोट कर लीजिए आप लोग। यहां से क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जाएंगे, आपका एक भी नहीं छूटेगा। नई कार्तीय परिपाटी की बात करी जा रही है। आपने मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। और यह चार्ट आपने पढ़ा होगा, जहां पर इसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इस दोनों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। हम इसी के माध्यम से समझते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, जिसे हम लोग कार्तीय तल भी कहते हैं, ठीक है, कार्तीय परिपाटी भी कहते हैं। समझिए ध्यान से, जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि इधर जो होता है, इधर वाला भाग ये प्लस में होता है, इसके बाद इधर वाला भाग जो है ये भी प्लस में होता है, और इधर वाला भाग जो होता है ये क्या होता है? माइनस में होता है, और इधर वाला भाग जो है ये भी माइनस में होता है। मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा, जब कभी भी, और इसे हम मान लेते हैं दर्पण में क्या? तो दर्पण में ध्रुव केंद्र मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सेंटर मान लेते हैं, ध्रुव मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। जब कभी भी कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से इधर मापी जाए, ठीक है, तो वह दूरी धनात्मक होगा। अगर ऊपर मापी जाए तो धनात्मक होगा। अगर हम बात करते हैं इधर कोई भी दूरी मापी जाए, ऋणात्मक होगा। अगर नीचे की तरफ कोई भी दूरी मापी जाए, ऋणात्मक होगा। अब प्रश्न ने हमको क्या कहा है? तो प्रश्न ने हमको कहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी अगर वस्तु रखा है तो उस वस्तु की दूरी को आप कैसे मापोगे? उसकी जो दूरी होगी वह कैसे होगी? सपोज यह एक दर्पण है, सपोज क्या है? यह एक दर्पण है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं वस्तु को रखता हूं, तो वस्तु की दूरी जो मापूंगा मैं इसके केंद्र से मापूंगा, तो केंद्र से मापूंगा तो यह दूरी इधर मापी जाएगी, और इधर मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम पूछते आपसे, अगर हम पूछते इस बिंब के ऊंचाई के बारे में, तो देखिए बिंब की ऊंचाई आप कैसे मापते हो? तो ऐसे मापते हो, ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो भी दूरी मापी जाएगी धनात्मक होगा। इस बाएं तरफ जो भी दूरी मापी जाएगी वह सभी के सभी ऋणात्मक होगा। दाएं तरफ जो भी दूरी मापी जाएगी वह क्या होगा? तो आप कहोगे सर धनात्मक होगा। नीचे की तरफ जो भी दूरी मापा जाएगा सबके सब क्या होंगे? तो ऋणात्मक होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो है आपका, या फिर कहे तो नई कार्तीय परिपाटी जो है इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किस दर्पण में वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है? लो भाई, अभी तो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन क्या है भाई साहब? यहां पर देखिए, केवल अवतल, ये तो हो ही नहीं सकता है। अवतल दर्पण जो है भाई साहब ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। केवल उत्तल ये हो सकता है, केवल समतल ये भी। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, ठीक है। या फिर कहता है, या यहां पर चौथा ऑप्शन है, या तो समतल या फिर उत्तल। तो क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर तो वैसे हम बात करें क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर नंबर डी होगा सही, लेकिन मेरे मायने से अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का आंसर जैसे कि कहा है केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या होगा आपका इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर पूछा जाता केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको सही करूंगा। ठीक है, मेरे मायने से ही नहीं, जब आप अपर लेवल को पढ़ेंगे तब और एक वास्तविक कंसेप्ट को पढ़ोगे तब देखिए कहोगे कैसे समतल क्यों नहीं होगा, केवल उत्तल क्यों होगा। तो समतल दर्पण आपने घर में तो देखा होगा, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा या नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। एक दर्पण जो कि आपके सामने है, आप इसके सामने खड़े हो, आप कोई काम दाएं हाथ से करो तो ऐसा लगेगा कि वह काम आप आईने में बाएं हाथ से कर रहे हो। तो बताइए प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है, तो कहोगे सर उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो बताइए आप कैसे कह दोगे कि सदैव जो है सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाएगा, संभव ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए। देखो रट्टाफिकेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को जानता हूं, कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर उत्तल दर्पण आपने गाड़ी तो चलाया होगा, वाहन मोटरसाइकिल तो चलाए होंगे, बगल में एक शीशा लगल होता है ऐसे, आप सभी को पता है वाहन में ऐसे शीशा लगा होता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पीछे से कोई बाइक आ रही है तो क्या होता है, आपके पीछे से अगर कोई बाइक आ रही है तो उसका प्रतिबिंब आपको सीधा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है कि वह मेरे तरफ ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं दिखता कि वह पीछे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखता है। दिखता है कभी, नहीं दिखता है। तो बताइए कैसे यह पॉसिबल है कि हम कह दें कि केवल और केवल आपका जो है समतल और उत्तल ये दोनों दर्पण हैं जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर केवल उत्तल होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात क्या बोल रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझा रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो कि आखिरी टॉपिक से है, आखिरी टॉपिक क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र की बात करते हैं। देखिए दर्पण सूत्र जो कि किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के संबंध को बताता है। लेकिन किस प्रकार बताता है, तो देखिए फोकस दूरी जो होता है किसी भी दर्पण का, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है यह बराबर होता है इसके वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के जोगफल के बराबर होता है। यही आपका क्या है, यह आपका दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है मेरे भाई, दर्पण सूत्र है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें जो हैं समझ में आ गया होगा। तो जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़ी आराम से इसका आंसर कर सकोगे। तो यहां पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में मैंने आपको बताए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस नहीं, आपको मैंने जितने भी फैक्ट्स नोट कराए हैं आप उसको काउंट कर लो, ये कम से कम जो है 60 से 70 क्वेश्चंस से ज्यादा मैंने आपको बताए हैं। अगर यहां से इस चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अब बताना मेरे भाई आपका कुछ भी छूटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो शिद्दत से क्लास को करो, हर क्लास में आपको डेली प्रोवाइड करने वाला हूं अब अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक। अगर तुम कर लेते हो मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं छूटेगा। इसके साथ हमारा जो गेस वाला क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के लिए आप उसे भी कवर कर लेना, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं। 450 प्लस अगर करना है शिद्दत से हमारी क्लास को करो। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती हो एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सभी को शेयर कर दीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। फिर आइए अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।